हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। ये चैनल उन सभी नए स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया जा रहा है जो अभी हाल फिलहाल में इंटर पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, तथा जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए नोट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन क्लासेस को शुरू करने से पहले मैं एक संविधान का छोटा सा टॉपिक डेमो क्लास के तौर पे आपके सामने लाया हूं। मैं आपको कितना समझा पाता हूं और आप कितना समझ पाते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं संविधान का एक छोटा सा टॉपिक, महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 अर्थात आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के संबंध में क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसके संबंध में देखते हैं। सबसे पहले महान्यायवादी क्या होता है, अर्थात किस लिए महान्यायवादी पद की आवश्यकता पड़ी संविधान में। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तथा भारत सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में भी महान्यायवादी को जाना जाता है, एवं प्रथम विधि सदस्य के रूप में भी महान्यायवादी को जाना जाता है। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है, तथा ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है वो आपका कानून मंत्री महान्यायवादी की भूमिका निभाता है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, महान्यायवादी की पृथक से नियुक्ति की जाती है। ऐसा क्यों है कि ब्रिटेन में कानून मंत्री महान्यायवादी होता है और भारत में पृथक से नियुक्ति की जाती है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे कि जो महान्यायवादी का उल्लेख है वो 76 में है, और महान्यायवादी सरकार का एक कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जब यह सरकार का कानूनी सलाहकार है और सरकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में चलती है, अब जब संविधान का किसी भी या कोई भी निर्वाचित पद होता है उसके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं होती है। हमारे संविधान में कोई भी निर्वाचित पद हो उसके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी निर्वाचन के माध्यम से ही चुने जाते हैं। तो जब वहाँ पे शिक्षा अनिवार्य नहीं रखी गई है, यहाँ पे जब शिक्षा अनिवार्य नहीं रखी गई है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो निर्वाचित होके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचेंगे, स्वाभाविक है कि उन्हें कानून का ज्ञान होना संभव नहीं है। तो इसलिए भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति पृथक से की जाती है, क्योंकि महान्यायवादी एक कानून विशेषज्ञ के रूप में कानूनी तौर पे सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो स्वाभाविक है कि वह कानून का विधिवेता हो। तो इसलिए महान्यायवादी की भारत में पृथक से नियुक्ति की जाती है ताकि वह उसे कानून का अच्छा ज्ञान हो। इसके बाद आता है महान्यायवादी के संबंध में जो हमारे प्रथम महान्यायवादी न्यायवादी थे
वो थे आपके MC शीतलवाड़ा। भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं आपके MC शीतलवाड़ा और वर्तमान में हैं आपके आर वेंकट रमणी, वर्तमान में जो 1 अक्टूबर 2022 से कार्यरत हैं तथा ये 16वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। सबसे लंबा कार्यकाल महान्यायवादी में MC शीतलवाड़ा का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल MC शीतलवाड़ा का। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, महान्यायवादी कौन है, अर्थात महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, महान्यायवादी का पद किस देश से ग्रहण किया गया है, तो वो आता है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद हमारे देश के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़ा थे। और वर्तमान में महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं आपके R वेंकट रमणी, जो 16वें न्यायवादी के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद इनकी नियुक्ति के संबंध में बात करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री यानी सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के पश्चात इनका कार्यकाल आता है। संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है आपका, जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है उनकी इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। अर्थात जब तक महान्यायवादी सरकार के लिए अच्छे कार्य करेगा तब तक वह अपने पद पर बना रहता है, और जैसे ही वह सरकार के विरुद्ध कार्य करता है तो सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को हटा दिया जाता है। उसके पश्चात महान्यायवादी जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। जिस प्रकार महान्यायवादी के कार्यकाल की समय सीमा संविधान में निश्चित नहीं की गई है, उसी प्रकार से महान्यायवादी के जो वेतन एवं भत्ते हैं, जो महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते हैं वे भी निश्चित नहीं किए गए हैं। वे सभी राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किए जाते हैं कि उन्हें किस प्रकार का वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। इस प्रकार उनकी योग्यता की बात आती है, तो इनकी योग्यता के संबंध में बात करेंगे। इसे मिटाते हैं। महान्यायवादी की योग्यता अर्थात जानते हैं महान्यायवादी
कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि उनकी योग्यता एक न्यायाधीश के समान होगी। तो महान्यायवादी की जो योग्यता होती है अर्थात एलिजिबिलिटी जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, क्योंकि अनुच्छेद, थोड़ा सा बैक चलेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल 124 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसी प्रकार महान्यायवादी के लिए भी योग्यताएं समान रखी गई हैं। तो पहली योग्यता जो होती है वह यह होती है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या वह 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। इन दोनों में से जो भी एलिजिबिलिटी उस व्यक्ति के पास होगी उसे महान्यायवादी के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उसके पश्चात आपका शक्ति, महान्यायवादी की शक्ति की बात करते हैं, अर्थात महान्यायवादी की क्या शक्तियां होती हैं, इसे मिटाते हैं और देखते हैं। महान्यायवादी की जो शक्तियां हैं, सरकार के लिए कानूनी सलाह देता है। तो सरकार जब किसी भी पद पर किसी को नियुक्त करती है तो उसके लिए किसी न किसी तरह की पावर दी जाती है और एक दायरा दिया जाता है कि वो किस दायरे के अंतर्गत कार्य करेगा। तो पहली बात आती है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करेगा, यानी कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरा, सरकार को विधि सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी महान्यायवादी का होगा। और तीसरा है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करना महान्यायवादी का दायित्व होगा, अर्थात और सरकार को विधि सहायता उपलब्ध कराना, क्योंकि सरकार के द्वारा नियम एवं कानून बनाने का कार्य संसद में किया जाता है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है।
संसद का गठन होता है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर के संसद का गठन होता है। तो इसी प्रकार संसद में सरकार के द्वारा नियम एवं कानून विधेयक बनाए जाते हैं। क्या वे विधेयक या वे नियम कानून सही हैं न्यायिक दृष्टि से, इन पर महान्यायवादी सरकार को सहायता उपलब्ध कराएगा और उसके बाद वह नियम कानून आगे बढ़ाए जाएंगे। यदि वह संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उस कानून को वहीं से शून्य कर सकता है। जब संविधान के अंतर्गत हम बैक टू बैक टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्लासेस शुरू से जिस हिसाब से टॉपिक चलेंगे वहाँ पे संविधान का स्टार्टिंग से किसकी शक्ति किस प्रकार के द्वारा कार्य करती है, संसद किस प्रकार से नियम एवं कानून बनाती है, किस प्रकार से वह अप्रूवल होते हैं और राष्ट्रपति किस प्रकार से उसमें हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेगा। उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष सरकार का सलाहकार है, तो सरकार का ही पक्ष महान्यायवादी के द्वारा रखा जाएगा। उसके बाद है आपका चौथा, महान्यायवादी संसद की बैठकों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है तथा किसी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता है। मतदान इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यदि वहाँ पर किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है तो उसमें उसी के सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। जबकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, तो इसलिए महान्यायवादी यहाँ पे मतदान नहीं कर सकता है। उसके बाद पांचवा है आपका महान्यायवादी भारत सरकार के द्वारा महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी स्थान में भारत के किसी भी स्थान का तात्पर्य है किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने व सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से महान्यायवादी के द्वारा कार्य किया जाता है। हालांकि जब महान्यायवादी का पद बनाया गया तब केवल एक ही पद उल्लेखित था। संविधान में अभी भी वर्तमान समय में भी महान्यायवादी का ही पद उल्लेखित है, लेकिन समय एवं परिस्थितियों के साथ साथ सभी दस्तावेजों में परिवर्तन किए जाते हैं और काम अत्यधिक बढ़ने के कारण महान्यायवादी की सहायता के लिए अपर महाधिवक्ता
और दूसरा महाधिवक्ता। इन दो पदों की व्यवस्था नए सिरे से की गई है, जो अपर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता महान्यायवादी की सहायता करते हैं, किंतु इन दोनों पदों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अपर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आयोग के द्वारा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट बनते हैं कि किस निम्न में से संविधान के किस पद का उल्लेख या संविधान के तहत निम्न में से कौन सा पद उल्लेखित नहीं है या नहीं किया गया है। तो आयोग इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तथा कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए जब बैक टू बैक क्लासेज आएंगी और आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इस हिसाब से एक डेमो क्लास के तौर पे आज ये क्लास शुरू की गई है और इसके बाद सभी क्लासेस एक सिलेबस के हिसाब से चलेंगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अधिक से अधिक